हेलो विवियंस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, जो कि आपके क्रैश कोर्स का ये 8 आपका 8वां लेक्चर है। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 8 की, जो कि आपका सेल वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जैसे सेल है, पूछा गया सेल, पहला वर्ड आता है सेल क्या है। तो सेल आप सब लोग जानते हैं, सेल एक वो स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी बनी है और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस भी यही परफॉर्म करा करता है। सो इनडायरेक्टली हम बोलते हैं ना कि डायरेक्टली कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल की डेफिनेशन बोली जाती है। फिर यहाँ पर चैप्टर 8 में आपको सबसे पहला जो चीज़ आपको पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ना है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत मेन चीज़ें पूछा गया। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान। दो साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान। इन दो लोगों ने मिलकर ये सेल थ्योरी दी थी। जो सेल थ्योरी ये बताती है कि इस धरती में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सारे सेल से बने हैं। किससे बने हैं? इस सेल थ्योरी के अंदर ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हैं। लेकिन इस सेल थ्योरी में एक प्रॉब्लम ये आ गई, ये बता नहीं पाया कि जो सेल की आप बात करें, सेल आए कहाँ से है। तो इस सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट कम रह गया था और उस पॉइंट को ऐड करा रुडोल्फ ने, ऐड करा रुडोल्फ विच्चो। रुडोल्फ विच्चो ने क्या करा, इन्होंने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करा। कैसे? इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी। इन्होंने ये कहा जो सेल हम आज बात कर रहे हैं जिसकी, ये सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मैंने अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आज हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो आए कहाँ से, तो ये क्या कहते हैं, वो सेल्स आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। माने इन्होंने सेकेंड लाइन क्या ऐड कर दी सेल थ्योरी के अंदर कि एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आए? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो जब ये दो लाइनों को मिलाया जाता है ना, तब बनती है कंप्लीट सेल थ्योरी। सो कंप्लीट सेल थ्योरी में रुडोल्फ का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। सो यहाँ पे पहली चीज़ है सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी बेसिकली क्वेश्चन, सेल थ्योरी सिर्फ ये बता रही है कि ये जो सेल, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये सेल से बना हुआ है। ठीक है, और बता दूं आपको मैं, सबसे पहला जो सेल है, माने फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नॉन एज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहला सेल डिस्कवर करा था, जो कि कॉक का सेल था। कॉक समझते हो ना, प्लांट का एक पीस होता है। तो बेसिकली डेड सेल डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 के दौरान। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि पहला लिविंग सेल, तो पहला लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। ये साइंटिस्ट थे और यहाँ पर इन्होंने जो पहला सेल डिस्कवर करा वो स्पायरागारा माने एल्गा का था। तो अल्टीमेटली बोला जा सकता है फर्स्ट लिविंग सेल बोला जाए ल्यूवेनहुक, फर्स्ट सेल बोला जाए तो रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। आइए हम बात करते हैं सेल थ्योरी के अलावा जो हमें सेल हैं, हम सेल की ज़रा बात करते हैं कि सेल कौन कौन से होते हैं, कितने कितने टाइप के पाए जाते हैं। आपको बता दूं, सेल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, सेल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो मैं पहले आपको प्रोकैरियोटिक की बता दूं। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसे अपने शायद मैंने बताया था पहले, माइकोप्लाज्मा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? पपलू। तो समटाइम्स प्रोकैरियोट्स को हम पपलू भी बोलते हैं। पपलू मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली में प्रोटिस्टा का ही हम ये दूसरा नाम कह रहे थे पपलू, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में सारे प्रोकैरियोट की बात नहीं होती, सिर्फ माइकोप्लाज्मा की बात होती है। बट खैर अभी लेके चलते हैं कि हाँ, प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज पीपीएलओ। प्रोकैरियोट्स में आते कौन है? आप जानते हो प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। और अगर मैं आपको एक बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाऊं तो कैसे दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से। ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है इसको बोलते हैं मीजोजोम। देखो, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड कर जाए तो उस इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोजोम। इसका काम सिर्फ इतना है
एक तो सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराता है, दैट्स इट। इसके जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है ना, वो मेन डीएनए इसी के साथ अटैच होता है, किसके साथ में, मीजोसोम के साथ में बैक्टीरिया का मेन डीएनए अटैच होता है। सो दिस इज द मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड और यू कैन से जीनोफोर। तो बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए से आप न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, या वो जगह जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए मिले उसको आप न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बैक्टीरिया के पास नो डाउट सेल वॉल भी मिलती है, यहाँ पर ऐसे सेल वॉल भी पाई जाएगी, ठीक है। और आप जानते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। सो दिस इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, आई मीन सेल वॉल। देन हम बात करते हैं इसके बाद जो थर्ड लेयर आती है, जो सबके पास तो नहीं लेकिन कुछ कुछ के पास होती है, और उस लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। बात करेंगे इसकी भी, डोंट वरी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टाइम का मतलब क्या हुआ, पूरा करेंगे कोशिश करने की। जो सबसे बाहर की लेयर है इसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म आता है बैक्टीरिया का, ये राइबोसोम आते हैं बैक्टीरिया के पास में, ठीक है। और ये आता है बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा डीएनए जिसको आप क्या बोलते हो, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड को हम बोलते हैं बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए है, क्योंकि मेन डीएनए तो उसका ये रहा, तो ये हो गया इसका एक्स्ट्रा डीएनए। इसके साथ ही बैक्टीरिया के पास ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें हो गई हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम बना दिया। अब मैं बताता हूँ आपको बैक्टीरिया के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके पास सेल में होती हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हमने देखा मीजोसोम देख लिया, तो हमने बैक्टीरिया की सबसे पहली चीज़ को पढ़ लिया, दैट इज़ क्या, हमने पढ़ लिया मीजोसोम को तो पढ़ लिया। सेकेंड चीज़ क्या आएगी, अभी जो मैं कह रहा था कि बैक्टीरिया के पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, ठीक है ना, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, फिम्ब्रे हो गया एंड पाइली हो गया। सो ये आपके चार ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के पास पाए जा सकते हैं। सवाल आता है कि चारों में से क्या कोई एक मिलेगा, दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे। भैया देखो ऐसा है, एक बैक्टीरिया के पास या तो चारों पाए जा सकते हैं, या दो या तीन या एक भी नहीं, तो कोई फिक्स नहीं है, ये इसका हिसाब कुछ भी हो सकता है। फ्लैजिला जो होता है ये बैक्टीरिया के पास में जो होगा, इसका काम जो होता है वो होता है लोकोमोशन कराना, माने बैक्टीरिया का जो प्लेस चेंज करना है वो काम किसका होगा, फ्लैजिला का। सीलिया काम कराता है मूवमेंट के अंदर। फिम्ब्रे बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। जैसे एक स्पाइडरमैन होता है, स्पाइडरमैन जब वॉल से स्टिक होता है तो उसके हाथ में बहुत सारे ऐसे माइक्रो कहते हैं ना नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो उसकी हेल्प करते हैं उसकी ग्रिपिंग बनाने में। ऐसे बैक्टीरिया अगर अपनी ग्रिपिंग कर रहा है, किसी चीज़ से कनेक्ट कर रहा है, तो थ्रू फिम्ब्रे। And pili, this helps in conjugation, which is also a type of sexual reproduction. So pili helps in the attachment of the bacteria during reproduction. तो यहाँ पे pili क्या करता है, दो बैक्टीरिया के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश रखता है during the sexual reproduction और you can say conjugation. तो pili का काम सिर्फ कितना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बैक्टीरिया को पकड़ रखेगा, छोड़ने जाने नहीं देगा कहीं पर। तो ये हो गए आपके चार हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देन हम बात करते हैं, इसको रफ करते हैं बारी बारी से। हाँ जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड की। सो प्लाज्मिड की बात करूँ तो प्लाज्मिड सेल को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल में जो भी एक्स्ट्रा फीचर होता है लाइक सीलिया, पाइली जो सब है ना, ये सब प्लाज्मिड लाता है। ये सेल के सर्वाइवल के ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल में एक्स्ट्रा फीचर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लाज्मिड का काम ये होता है एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कराना। देन इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इसके पास सेल वॉल हो तो हम बात कर ली। इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है जो कि सेल वॉल के भी बाहर होती है, जो किसी के पास पाई जाती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, एक होती है स्लाइम लेयर, एक होता है कैप्सूल। देखिए कुछ बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर मिलते हैं, कुछ के पास कैप्सूल मिलता है। स्लाइम लेयर क्या, स्लाइम लेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लेयर होती है, काफ़ी स्मूथ होती है, बट कैप्सूल ये काफ़ी हार्ड लेयर होती है। अगर किसी बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल पाया गया, आई मीन वो पैथोजन की तरह एक्ट करेगा, माने पैथोजेनिसिटी जिसे हम बोलते हैं वो कैप्सूल की वजह से आती है।
तो अगर कोई बैक्टीरिया आपको बीमार कर रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके पास प्रेजेंट कैप्सूल। लेकिन स्लाइमी लेयर में ऐसा कुछ नहीं, स्लाइमी लेयर उसको पैथोजन नहीं बनाती, लेकिन ये बनाती है। कैप्सूल अगर किसी पर चढ़ जाए तो उस बैक्टीरिया को आपका इम्यून सिस्टम ढूंढ नहीं पाता, लेकिन इसको ढूंढ सकता है। सो कहीं ना कहीं कैप्सूल उसको इम्यून सिस्टम से हाइड कराने में हेल्प करता है। देन कैप्सूल उसको एक फिक्स शेप साइज दे के रखता है। लेकिन स्लाइमी लेयर क्या होता है, स्लाइमी लेयर का काम होता है कि बैक्टीरिया से कोई भी वाटर, कोई भी आयन लीकेज ना हो। ये काम किसका है, स्लाइमी लेयर का, और ये काम है कैप्सूल का। सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पर एक टेस्ट हुआ था, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक टेस्ट कराया था बैक्टीरिया के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि उस टेस्ट से कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक जिन्होंने ग्राम का टेस्ट पॉजिटिव दिया उसे नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसने ग्राम का टेस्ट नेगेटिव दिया उसे हमने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली, इस टेस्ट का जो बेसिस था वो था उनकी सेल, उनकी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। तो यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ बैक्टीरिया के चारों तरफ की जो कवरिंग थी, उस कवरिंग के बेस पे ये टेस्ट होता, तो बने दो टाइप बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सो ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। अब हम बात करते हैं आगे बैक्टीरिया के पास में और क्या मिलता है। आगे बैक्टीरिया के पास में हमें जैसे कहा कि उनके पास रिजर्व फूड भी होता है, वो खाना भी रखते हैं अपने लिए। उस रिजर्व फूड को हम क्या बोलते हैं, उस रिजर्व फूड को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी मतलब होता है रिजर्व फूड। भैया बैक्टीरिया ने जो अपना फूड रिजर्व कर रखा है सेल के अंदर, जैसे हम रखते हैं ना, हम क्या करते हैं, घर में खाना बच जाता है तो उसको रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ऐसी बैक्टीरिया भी स्टोर कर लेता है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। बहुत तरह तरह की बॉडी हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सल्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। तो एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे ग्रैन्यूल्स हैं जो मतलब जिस फॉर्म में अपना फूड ये स्टोर करता है। आपको सिर्फ नाम याद करना है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटी सी मैं बता दूँ जो एग्जाम में आ सकती है, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है, देखिए वैक्यूल की हम बात आगे करेंगे। वैक्यूल कुछ नहीं, सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं वैक्यूल, जो कि एक लेयर से कवर होता है। और अगर किसी वैक्यूल में गैस ट्रैप हो जाए तो अल्टीमेटली सेल के पास एक एयर बैग आ गया ना, तो सेल को बॉयंसी मिलेगी। तो गैस वैक्यूल आपके पास जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे में। दैट्स वाई वो हमेशा आप पानी फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि उनके सेल के पास क्या है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर पा जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक होगी आपके बैक्टीरिया की कहानी ख़त्म। इसमें अभी आपको इतना ही जानना था। तो प्रोकैरियोट में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। भैया हमने जान लिया प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, अब ये भी जानेंगे कि यूकैरियोट्स के पास क्या है। तो सुनो, यूकैरियोट्स के पास बेसिकली होता है सेल ऑर्गेनल। इनके पास जो है मेनली वो है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल सेल के वो पार्ट होते हैं जो सेल के सारे फंक्शन परफॉर्म कराने में मदद करते हैं। जैसे एक होटल के वर्कर होते हैं ना, होटल के सारे काम करते हैं, ऐसे ही सेल के वर्कर कौन है, सेल ऑर्गेनल है। बहुत तरह तरह के इसमें सेल ऑर्गेनल ही हैं, हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, राइबोसोम से शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं मैं, राइबोसोम की यूनिट क्या होती है। राइबोसोम की यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट। भाई लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे राइबोसोम की यूनिट बना दी स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है और यहाँ पे इस यूनिट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये स्वेडबर्ग यूनिट हमें डेंसिटी को दर्शाता है, डेंसिटी और वेट को दर्शाता है किसी चीज़ को। अगर मैंने कहा कि ये 30s है, 40s है, माने 40s ज़्यादा भारी होगा, बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है इसको आप राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोसोम दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो आरएनए से बना होता है, दूसरा प्रोटीन से बना होता है। इसीलिए इसको आप राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दैट्स वाई राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल कह लो या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कह लो, बात एक बराबर है। इसको पैलाडेस पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम पैलाडेस था। दैट्स वाई इसको बोलते हैं पैलाडेस पार्टिकल। राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में होता है 70s टाइप का और यूकैरियोट में होता है 80s टाइप का। तो हम दोनों, मतलब हमारे पास होता है 80s टाइप का, इनके पास होता है 70s टाइप का। जैसे ये चीज़ दो चीज़ से मिलकर बनी है, एक बड़ा सेगमेंट एक छोटा सेगमेंट। ऐसे एक राइबोसोम भी दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जैसे लार्जर स्मॉलर दोनों मिलकर क्या बनाए, कंप्लीट राइबोसोम। तो ऐसे यहाँ भी आएगा लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि लार्जर यहाँ पर होगी 60s, यहाँ पर होगी 40s। ठीक है, यहाँ पर होगी 50s,
यहाँ पर होगी 30s। ऐसा समझ चुके ना आप। अब बोलोगे 50 + 30 तो 80 होता है, 70 आ गया। 60 + 40 तो 100 होता है, 80 आ गया। तो वही हिसाब है, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन मिला के 10 नहीं हो रहा। क्यों? इनका कुछ एरिया ओवरलैप कर गया ना। इस यही से सारा खेल है कि जब लार्जेस्ट मतलब दोनों कंबाइन करती है राइबोसोम बनाने के लिए, तो इनका कुछ एरिया ओवरलैप कर जाता है, जिस वजह से इनका थोड़ा सा डिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे 20 का डिडक्शन होता है, यहाँ पे 10 का होता है। पूछे ज़्यादा डिडक्शन किस में होता है? आंसर इज यूकैरियोट। बड़ा आसान है, ई से यूकैरियोट, ई से ATS है कि नहीं, ई से यूकैरियोट, ई से ATS, वहाँ पे 70s आ जाएगा। तो ये हो गया राइबोसोम की कहानी। राइबोसोम का फंक्शन सिर्फ इतना हो, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। सेल को प्रोटीन चाहिए, वो किसको फटकार लगाता है? राइबोसोम को फटकार लगाता है। तो राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, देखो राइबोसोम तो हो गया। राइबोसोम के बाद हम एक पढ़ने वाले हैं गर्ल सिस्टम, जिसको आप एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, गर्ल सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब ये क्या बोला, ये भी सुन लो। देखो, G स्टैंड फॉर गोल्गी बॉडी, ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L स्टैंड फॉर लाइसोसोम। ये 3 सेल ऑर्गेनल आपस में मिलके काम करते हैं, कहते हैं ना टीम अप है ये। तो जो सेल ऑर्गेनल मिलकर काम करते हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और क्योंकि इन तीनों के अपने पहले वर्ड को चुन ले तो बन गया गर्ल सिस्टम। तो इस बात को याद रखेंगे कि भाई गर्ल सिस्टम ये। अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं आता है इसके अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोऑर्डिनेट नहीं करता इनके साथ में, दैट्स व्हाई। चलिए बात करते हैं इसकी। तो जैसे मान लीजिए सेल का ये हो गया न्यूक्लियस, सेल का हो गया न्यूक्लियस। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का रेटिकुलेट, एक तरह का क्या बोलते हैं जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है। और ये जो है 2 टाइप का होता है, एक RER और एक SER, माने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देखना इस चीज़ को, दिखा दिया मैंने यहाँ पर, ये दिखाया मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डॉट डॉट बना, कुछ डॉट डॉट से। इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ होती है, काफ़ी ज़्यादा खुरदरी होती है। क्यों होती है? इसकी सरफेस पे जगह जगह पर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। सो RNA जो हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो रफ का जो रीजन है, वो रीजन क्या है? राइबोसोम। और ये आप जानते हैं जहाँ राइबोसोम आ गया वहाँ प्रोटीन तो आएगा। इसका मतलब इसका काम आपको मालूम पड़ गया, ये प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला है। SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कोई राइबोसोम होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, दिखा दूँ मैं, ऐसे दिखा दूँ, ऐसे। अब देखिए राइबोसोम है ही नहीं, तो सरफेस स्मूथ हुआ ना। अब स्मूथ है, राइबोसोम नहीं है, मतलब प्रोटीन तो बनाएगा नहीं। तो इसका काम होता है लिपिड बनाना है। लिपिड माने एक तरह का फैट जनरेट करना बॉडी के अंदर। तो ये RER SER का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब मैं दिखाऊँ आपको RER के बाद जो अगली कहानी आती है, वो आती है गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी को ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम कैमलिन गोल्गी था, तो उन्हीं के नाम पे ये चीज़ रख दी गई। गोल्गी को आप उल्टे वाईफाई की साइन की तरह याद कर लेंगे, जैसे इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस फेस, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। माने जो कॉन्वेक्स साइड है उसको सिस फेस, जो कॉन्केव उसे बोलते हैं ट्रांस फेस। यहाँ पर होता ऐसा है कि गोल्गी बॉडी जो होती है का काम सुनिए क्या होता है। मान लीजिए कि RER ने कुछ बना के यहाँ पे भेजा, RER नॉट SER। RER जो बनाएगा किसी सौंप देता है गोल्गी बॉडी को, और ये भेज दिया इसने गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी ने इसको डिफरेंट तरीके से पैक करके सेल में सप्लाई कर दी। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, गोल्गी बॉडी ने क्या करा है? गोल्गी बॉडी ने सिर्फ पैकिंग करी है। तो यहाँ पे हम गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या बोलते हैं? पैकेजिंग ऑफ दी मटेरियल। चीज़ों को पैक करता है। जैसे ना यहाँ पे बिस्किट्स जा रहे हैं, बिस्किट्स के वो ऊपर पार्ले जी का रैप लगा के ऊपर सब सप्लाई कर रहा है सेल के अंदर। सो ये हो गया तुम्हारे गोल्गी बॉडी का फंक्शन। अच्छा, गोल्गी बॉडी और ER दोनों में की बात करूँ तो ये बने होते हैं सिस्टरने, ट्यूब्यूल और
वेसिकल से बने होते हैं। सिस्टर्न ट्यूब्यूल एंड वेसिकल से बने होते हैं। तो भैया सिस्टर्न एक तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे होते हैं ना तुम्हारे ब्रेड होता है, ब्रेड तुम खाते हो ब्रेड, वैसे ब्रेड के फ्लैट होते हैं, लेकिन ये ब्रांच होते हैं, मतलब एक ब्रेड दूसरे कनेक्ट, दूसरा तीसरे से ऐसे कनेक्शन होते रहता है। लेकिन ट्यूब्यूल की बात है, ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक होते हैं एंड वेसिकल्स आर लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर ये कहानी है, ठीक है। आर के अंदर मैं बात करूँ, आर के अंदर आपको सिस्टर्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन एस के अंदर आपको मिलेंगे वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और, जो यहाँ से बन के निकला है, जैसे यहाँ से बन के निकला है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज लाइजोसोम। क्या बोलते हैं? लाइजोसोम। लाइजोसोम के पास में एसिडिक एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल खुद को मारने के लिए यूज़ करता है। जब सेल को लगता है कि अब मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है, तो सेल इस लाइजोसोम को बोलता है कि वो अपने एसिड को रिलीज़ करे सेल के अंदर, और जब ये अपने एसिड सेल के अंदर रिलीज़ करेगा तो सेल का पूरा सेल खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग सेल डेथ, जिसे हम बोलते हैं PCD, उसका रीज़न है लाइजोसोम। तो सेल अपने आप को मारता है किसके थ्रू? लाइजोसोम के थ्रू। तो कहीं ना कहीं सेल अपनी जेब में एक मौत का सामान लेके घूम रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल ने अपने आप को मारने के लिए एक सुसाइडल बैग रखा हुआ है, जो वो अपने आप को मार देता है एक समय आने पे। क्यों मारता है वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है। तो ये होगा गर्ल सिस्टम, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उसी में तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है इस तरह से, एक मेम्ब्रेन और दूसरी ये। सो यहाँ पे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो आपको गैप मिल रहा है, दिस गैप इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और यहाँ पे जो इसकी इनर लाइनिंग है, इनर मेम्ब्रेन है, वो एक फोल्डिंग शो कर रही है फिंगर लाइक, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टे। और यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और यहाँ पर DNA पाया जाता है इसका खुद का, और खुद का राइबोसोम भी मिलता है इसके पास। क्योंकि खुद का DNA, खुद का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये होता है वो अपनी आधे से ज़्यादा ज़रूरतें खुद पूरी कर लेता है और सेल पे बाकी आधे के लिए निर्भर रहता है। क्योंकि ये सेल पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहता, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, माने हाफ ऑटो मीन्स अपने आप, या अपनी चीज़ें हाफ खुद पूरी कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रिस्टे हो गया ये, ठीक है। और क्रिस्टे पर पाए जाते हैं, क्या ही बताऊँ आपको मैं, वैसे सुन लो, ऑक्सीजोम बोलते हैं, या F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, या फर्नांडिस पार्टिकल बोलते हैं, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हो। मैं कहूँगा आप F0 F1 पार्टिकल याद कर लें। ये F0 F1 पार्टिकल की वजह से ही ATP बनता है। आपको याद होगा, पूरे सेल को अगर एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल को ये एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ज़्यादा नहीं जानेंगे, इतना काफ़ी आपके लिए। देन बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट के पास मिलता है, और प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। क्रोमोप्लास्ट ये सिर्फ कलर देने का काम करते हैं। मिर्च शुरू में हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है, लाल होगी मतलब ये आ गया। टमाटर का लाल होना, या कोई भी जो चीज़, जो फ्रूट जो लाल, जो कलर में होता है, नॉट लाल एवरीवेयर, बट कलर की बात कर रहे हैं, तो इसका काम सिर्फ कलर देना है प्लांट के किसी किसी पार्ट्स को। एंड क्लोरोप्लास्ट तुम जानते हो, फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन, एंड दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें एक मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक है। ऐसे कॉइन लेग स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड, दिस इज थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। जब बहुत सारे थैलाकॉइड आपस से कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? दिस इज ग्रेना, दिस इज ग्रेना। और बहुत सारे ग्रेना जब आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद ये जो चीज़ कनेक्ट कर रही है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। सो दिस इज थैलाकॉइड, जो थैलाकॉइड था तो ये स्ट्रोमा लैमेले हो गया। और यहाँ पर नो डाउट अगेन राइबोसोम मिलता है,
अगेन खुद का डीएनए भी मिलता है, माने ये भी क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। और बता दूं मैं आपको, जो क्लोरोफिल आप पढ़ते हो वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड फॉर्मेशन, आप जानते हो इसके बारे में। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये सिर्फ फूड का स्टोरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलायोप्लास्ट, एक पढ़ेंगे एल्यूरोप्लास्ट, एक पढ़ेंगे एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो ऑयल स्टोर करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। अगर कोई ऐसा, अच्छा इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी कलर। और यहाँ पर ये ऑयल स्टोरेज, प्रोटीन स्टोरेज एंड स्टार्च स्टोरेज, तो ये स्टोरेज के लिए होते हैं बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बहुत ही सवाल पूछा गया सेल मेम्ब्रेन को लेकर, पता नहीं इतना ही प्यार क्यों दिखाते हैं सेल मेम्ब्रेन को लेकर। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है कैसा नहीं, इस चीज़ को लेकर एक मॉडल जनरेट हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ था सेल मेम्ब्रेन के लिए, एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नोन एज सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका जो नेचर होता है वो था क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो थोड़ा सा फ्लूइड नेचर भी शो करती है। पहले लोग सोचते थे कि यार सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड है या सॉलिड है। बाद में मालूम भाई साहब सॉलिड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके पास क्या है, फ्लूइड नेचर भी है, ठीक है। और इस मॉडल का ये भी बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की, मेनली इसका कॉम्पोजिशन लिपिड और प्रोटीन होता है, बाकी बहुत ही कम रेशो होता है शुगर का। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जिस लिपिड का इस्तेमाल होता है उस लिपिड का नाम होता है फॉस्फोलिपिड। माने इस लिपिड के पास फॉस्फेट पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे इस फॉस्फोलिपिड का मैं आपको दिखाता हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हेड होता है और ऐसे टेल होती है। ये एक फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है। इस लिपिड के अंदर ये हो गया पोलर हेड और ये हो गया नॉन पोलर टेल। तो नॉन पोलर टेल तो हो गई 2, पोलर हेड हो गया 1। यहाँ पे जो पोलर हेड है इसे पानी से काफ़ी मोहब्बत है, सो दिस इज हाइड्रोफिलिक, बट दिस इज हाइड्रोफोबिक। पानी से बड़ा डर लगता है नॉन पोलर टेल को। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं ये चीज़ें। इस तरह से। अभी क्या समझा मैंने, ध्यान से सुनना। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। मैंने इस पूरे को डिटेल के जूम करके दिखाया, कहीं सोचो नहीं नहीं ये वाली लेयर होगी, ये वाली, ये होगी नीचे वाली, ना ये पूरी एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें एक लेयर ऊपर होगी फॉस्फोलिपिड की, एक लेयर नीचे होगी। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो सेल मेम्ब्रेन से मिलती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मिलती हैं। साथ ही सरफेस से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो प्रोटीन सरफेस में मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, अंदर धसे होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन आर पार होते हैं, माने पूरा ही आर पार है इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और यू कैन से टनल प्रोटीन, जो भी आपको नाम अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये बताया कि भाई सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से, बताया भी इस चीज़ से बनी है, प्रोटीन और लिपिड से बनी है, शुगर भी आते हैं। ये भी बताया कि फॉस्फोलिपिड भी कैसा है और यहाँ पे कैसे अरेंज हो रखे हैं, देख रहे हैं आप। अब पानी जो होता है, पानी या तो आउटर सरफेस टच करेगा या बीच को करेगा ना, दोनों साइड पे कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट को अंदर रख दिया, ठीक है ना, ये कलाकारी सेल की है। सो ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देन हम बात करते हैं, लाजो हमारा हो गया वैक्यूल, हमने बात कर ली। वैक्यूल बेसिकली एक सेल, एक तरह का एम्प्टी स्पेस जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, और उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। राइबोसोम की हमारी बात हो चुकी है। देन हमारे यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पर अब सिर्फ रहता आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले चीज़ आएगी आपका साइटोस्केलेटन। ये सेल का स्केलेटन, सेल के अंदर हर एक चीज़ का अपना एक फिक्स जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया घूमता नहीं है, वही रहता है। गोल्गी बॉडी घूमती नहीं है, वही रहती है। तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं मूव करते हैं? तो कारण सिर्फ ये है कि उनको ना हमने फिक्स कर रखा है। कैसे कर रखा है, साइटोस्केलेटन की हेल्प से।
तो साइटोस्केलेटन के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल की और एक माइक्रोफिलामेंट की। देखिए माइक्रोफिलामेंट बहुत ही थ्रेड, बहुत ही पतले, बहुत ही स्मॉल डायमीटर, काफ़ी लंबी चैन होती है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल अगेन इट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बट इट हैज़ अ डायमीटर मोर देन दिस, ठीक है। सो ये दोनों बस कुछ इस तरह से ऐसे हो जाते हैं। और हम जब बात करेंगे सीलिया फ्लैजिला की, थोड़ी सी कहानी देखने जा रहे हैं। सीलिया फ्लैजिला जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसको अगर हम कट करें, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो ट्रांसफर सेक्शन कट करने में हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो सीलिया फ्लैजिला का जो सेंट्रल कोर होता है उसे आप बोलते हो एक्सोनिमा। क्या बोलते हो? एक्सोनिमा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और जूम आउट करूं, तो जूम आउट करने पे मालूम पड़ेगा कि मुझे माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं अंदर। कैसे दिख रहे हैं? देखना कैसे दिख रहे हैं। ऐसे डबलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल लगे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 9 डबलेट है, देख रहे हो, डबलेट 12 9, हर एक से एक रेडियल स्पोक निकल कर आती है। इसका आप एनसीटीज डायग्राम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम क्या ही बताएं आपको, रेडियल स्पोक निकल कर आती है और यहाँ पर एक शील्ड प्रोटीन होता है और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। देखो ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये सीलिया फ्लैजिला है, ये इस तरह का सीलिया फ्लैजिला है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, सीलिया फ्लैजिला के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म बाहर हैं और 2 सिंगल अंदर हैं। तो यहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? 9+2 अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे 9 पेयर बाहर हैं और 2 सिंगल अंदर हैं, ठीक है ना। सो ये था सीलिया फ्लैजिला के बारे में। बाकी अगर सेंट्रियोल का पूछा जाए, तो देखिए सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीजन में बड़ी मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो सेंट्रियोल भी बिल्कुल ऐसे हेयर लाइक होता है। तो अगर सेंट्रियोल का बनाएंगे डायग्राम, तो सेंट्रियोल के डायग्राम में ध्यान से सुनिएगा क्या बनता है। सेंट्रियोल को बनाने में मालूम पड़ता है कि बाहर डबलेट नहीं, बाहर ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है। और आगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी मैंने 8 बनाया, आप 9 बनाइएगा। हर एक से एक निकल कर आता है, एक रेडियल स्पोक, और ये सब सेंटर में एक हब प्रोटीन के द्वारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज सेंट्रियोल। इसका काम आप जानते हैं, इसका काम सेल डिवीजन में मदद करना है। वो अलग है, वो सीलिया फ्लैजिला, और ये सेंट्रियोल लग रहा हो सेम है ना, अलग अलग है। सेंट्रियोल दिख रहे हैं आपको, ये लग रहा है कार्टव्हील लाइक, एक तांगे के पहिए जैसा आपको शायद दिख रहा होगा कि हाँ लग रहा है मेरे को। सो एग्जाम पूछा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, तो आंसर इज सेंट्रियोल। और यहाँ पर बोलेंगे अरेंजमेंट है 9+0, क्योंकि सेंटर में तो कोई है ही नहीं, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये प्रोटीन है। 0 तो मतलब, और 9 बाहर है, लेकिन वहाँ पे 9 मतलब ट्रिपलेट, यहाँ पे 9 मतलब डबलेट। तो 9+2 सिर्फ आपको ये बता रहा है कि अरेंजमेंट कैसी है। बाकी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे 9 डबलेट है, ट्रिपलेट है, वो आपको पता नहीं लग सकता। जैसे 9+2 बोला हो तो मुझे याद है कि हाँ 9+2 में वहाँ पे वो 9 में मतलब डबलेट है, 2 सिंगलेट है, लेकिन हाँ 9+0 मतलब ये नहीं कि 9 डबलेट है ना, यहाँ पे ट्रिपलेट है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देन बारी आती है आपके न्यूक्लियस की। सो भाई न्यूक्लियस की बात करें तो नो डाउट न्यूक्लियस के पास भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस पर ऐसे पोर्स भी पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होता है क्रोमैटिन, जो कि सेल का डीएनए होता है एक तरह से, ठीक है। और एक होता है छोटा सा, तो बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन डीएनए होता है, तो ये बनाता है आरएनए, और इस आरएनए को निकलने के लिए जगह चाहिए। तो न्यूक्लियर के जो पोर होते हैं, यहाँ से या नाम से बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पे होगी मेम्ब्रेन, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and this is outer nuclear membrane and the space between these membrane is known as perinuclear space। ये पूछा करता है perinuclear space। सेल का साइटोप्लाज्म ऐसे न्यूक्लियस से क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस है, इसका काम होता है आरएनए की फॉर्मेशन कराना। देखिए आरएनए 3 टाइप के होते हैं, RMT। तो R वाले के फॉर्मेशन कौन करवा देगा? न्यूक्लियस करवा देगा, क्लियर है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। देन हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये जो क्रोमैटिन है क्या करेगा? ये क्रोमैटिन फाइबर बनाएगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। क्रोमोसोम के पास सेंटर में होता है ये सेंट्रोमेयर, ये हो गए तुम्हारे क्रोमैटिड, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। अगर आप ध्यान से देखें
एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। सेम क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। माने ये नॉन सिस्टर हो गया क्योंकि ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, वो अलग क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात हो चुकी है। अब आइए ज़रा बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रोमेयर, मतलब पोजीशन कहाँ है इसके। अगर बिल्कुल सेंटर में होगा सेंट्रोमेयर तो वो होगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और इसको बोलते हैं अपर आर्म, इसको बोलते हैं लोअर आर्म। माने अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों क्या होंगे, इक्वल जब सेंटर में होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए तो ऊपर आने पे ऐसा हो जाएगा, एक आर्म बड़ी एक छोटी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं क्या, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, कि हल्का सा स्लाइड हो गया तुम्हारा सेंट्रोमेयर। मान लीजिए ये और उधर शिफ्ट हो जाए, उधर के नीचे कहीं भी हो जाए, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ, मान लो और शिफ्ट हो जाए इस तरह से, क्या हो गया, अब एक आर्म बहुत छोटी, एक आर्म बहुत बड़ी, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक। और अगर मान लो ये पूरा ही शिफ्ट हो जाए उस तरफ, तो एक आर्म तो है दूसरी आर्म तो है नहीं, इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है कि इनके जो सेंट्रोमेयर की प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है। सो गाइस आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी जितना हमारा था मेडमेंट वो हो चुका है, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप जब पढ़ेंगे आपको और भी चीज़ जानने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है तो आप बिना लाइक कर जाने का मतलब नहीं बनता है। और आप अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके, इंस्टा पे आप जानते हैं विनय बालाजी 11 पे जाकर, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।